नमस्कार दोस्तों। एक बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा सामने आया। मुद्दा था ईरान में जो अभी-अभी इनका जो कमांडर था हमास का, हनिया। हनिया तो वैसे जानवर का नाम होता है, हनिया बोलते हैं जो शेर का शिकार छुप के करता है झुंड में आकर। तो ये जो सारे हनियास हैं, तो इसका तो उन्होंने इलाज कर दिया, ऊपर 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया। लेकिन खबर कुछ दिलचस्प इसलिए थी क्योंकि पता लगा है कि जो उसको मारा गया है वो इजराइल ने नहीं मारा, ईरान ने ही मारा है। जो ईरान की अल मेहदी जो ब्रिगेड है, उन्होंने मारा है उस हनिया को और मार कर भेज दिया 72 हुरों के पास। ये इतनी बड़ी न्यूज थी जिसका खुलासा करना जरूरी था और इसके ऊपर डिटेल में बात करनी जरूरी थी कि इसकी इंप्लीकेशंस मुस्लिम वर्ल्ड में क्या होने वाले हैं। ये दोनों इकट्ठे कैसे हो गए, ईरान और इजराइल जान के दुश्मन एक दूसरे के आज इकट्ठे हो गए हैं। क्या बोलता है ये रिश्ता, क्या कहलाता है सर? इसके ऊपर बात करेंगे संजीव जी के साथ। सर जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर इजराइल और ईरान इकट्ठे हो गए। हमने सुना था कि चाइना ने सऊदी अरेबिया को ईरान को इकट्ठा करने की कोशिश करी। आपको मालूम है उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन गए, फ्लाइटें आनी शुरू हो गई, जबकि वो शिया हैं सऊदी वाले और ईरान वाले सुन्नी हैं। ओ सॉरी, शिया हैं और दूसरे वाले सुन्नी हैं। इनकी दोस्ती करवा दी। आज सर ज्यूज और शियाज इकट्ठे हो गए। ये सुन्नियों को क्या हाल होगा अगर वहां पर हमास का इतना बड़ा जो खलीफा था, आज की डेट में जो भी इनका टेररिस्ट होता है उसे ये खलीफा ही बोलते हैं। तो ये इस्माइल हनिया का जो हल किया है वो भी ईरान ने। ये मुद्दा क्या हो गया सर? ये तो गंगा जो है उल्टी बह गई, और गंगा भी कहां बह रही है? मुसलमान कंट्रियों में। सुमित जी, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करें तो ये देखिए बेसिकली क्या है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का उसका जो ख्वाब है, वो उसने भी क्या करा कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए तो उसने दुनिया के जो जी पॉलिटिक्स इशू है उसके अंदर भी उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लेने की पिछले दिनों में कोशिश करी। और कुछ समय पहले की बात है कि उसने एक डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए एक शिया और सुन्नीस के बीच में मीटिंग बुलाई थी। मतलब कि सऊदी अरेबिया के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी मीटिंग में बुलाई थी और उन दोनों को सामने आमने सामने बिठाया था और मध्यस्थता करी थी कि भैया आप आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दो। अगर आप लड़ते झगड़ते रहोगे तो आपके जो रिसोर्सेज है, मेन जो रिसोर्सेज जो ऑयल है, वो दुनिया की जो ताकतवर जो कंट्रीज हैं वो आपस में बांट के खा जाएंगी और आपके आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि आप आपस में दोस्ती कर लो। और उसके पीछे चाइना का मकसद कुछ और था। चाइना ये चाह रही थी कि अगर इनके इनके बीच में अगर शांति हो जाती है तो इन दोनों देशों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का उसको मौका मिल जाएगा। ऑयल रिजर्व पे उसका भी कुछ हक बन जाएगा। उन दोनों के देशों में जाके फैक्ट्रियां लगाना, इन्वेस्टमेंट करने का, उनके कारोबार पे अपने कारोबार को वहां बेच के फैक्ट्रियां लगाना, उनके पूरे कारोबार को अपने अपने अंडर करने में उसको मौका मिल जाएगा। तो उनकी बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी जहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट्स सेल हो पाएंगे। बेसिकली चाइना का जो भी इंटरेस्ट रहता है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहता है। तो उसी उसी को मद्देनजर रखते हुए नई नई मार्केट्स को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक लेवल पे, जियो पॉलिटिकल लेवल पे कई सारी कोशिश ये करता है। और ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जो टेंशन थी काफी हद तक कम करने में चाइना कामयाब भी हुआ। और वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाना भी चाहता था कि और बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले, आगे की मध्यस्थता करे तो शायद आने वाले दिनों में पूरी तरीके से शांति आ जाएगी। मगर कहीं ना कहीं पे जो वेस्टर्न लॉबीज हैं उनको ये चीज शायद पसंद नहीं आई और उनका उनका शिया और सुन्नी का एक साथ आना पसंद नहीं आया सुबीर जी। और ये देखा गया कि जो दुनिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सुन्नी को बिलोंग करती है और कुछ पॉपुलेशन जो है वो शिया को बिलोंग करती है। शिया की जो जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो ईरान के आसपास की, ईरान में और ईरान के आसपास की जो कंट्री बॉर्डर कंट्रीज है उस वहां तक ही सीमित होकर आई थी। बाकी जितनी भी दुनिया की बाकी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सुन्नी सुन्नी पॉपुलेशन है। तो अब इनके बीच में दोस्ती हो जाएगी तो जो वेस्टर्न लॉबी जो पॉलिटिक्स खेलती है कि भाई डिवाइड एंड रूल वाला वो उसमें कामयाब नहीं होंगी। तो झुकाव इनका अगर चाइना की तरफ हो जाएगा तो तब भी उनको नुकसान है। तो उन्होंने भी अंदर ही अंदर खेल खेलना शुरू करा। इधर जब से आपका गाजा गाजा और इसराइल के बीच में झगड़ा हुआ है या हमास और इसराइल के बीच में झगड़ा हुआ है तो इसराइल जानता था कि जो हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हनिया,
ये इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, इनको पूरी जो फंडिंग पीछे से ईरान से आ रही है, और ये इस चीज को इस इंसान को एलिमिनेट भी करना चाहते थे। मगर क्योंकि इस्माइल हनिया जो है वो बेसिकली आपकी सुन्नी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और शिया कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करते हैं, तो ईरान की एक मजबूरी थी उनको वहां पे सपोर्ट करना, जबकि वो दिल से शायद सुन्नी कम्युनिटी को नहीं सपोर्ट करते थे। तो अब इस्माइल हनिया धीरे धीरे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वो थोड़े पावरफुल होके भी उभर रहे थे, और शायद ईरान की बात कम सुनी जा रही थी, इस्माइल हनिया की बातें ज्यादा वर्ल्ड ओवर में सामने आ रही थी। वो एक एक बहुत बड़े लीडर बन के उभर रहे थे इस पूरे क्राइसिस के अंदर में, जो कि ईरान को पसंद नहीं आ रहा था। ईरान की टॉप लीडरशिप थी, वो लग रहा था कि भैया अगर हम यही इंसान अगर बड़ा लीडर बन के उभरेगा तो हमें कौन पूछेगा। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने इस्माइल हनिया को अपने देश में ही बुलाया, और उसके उसके जो वेयर अबाउट्स थे, कहाँ पे वो रुका हुआ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसको उसको इसराइल को उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करी अंदर ही अंदर अपने बैक चैनल्स के थ्रू। और ये पहली बार नहीं है कि इस्माइल हनिया पे ये अटैक, ये पहले भी कोशिश करी गई है इसराइल के द्वारा। जब उनके ईरान के जो प्रेसिडेंट थे रिसाई, जिनकी मौत हो गई थी, हाँ रेसी, जो इनकी मौत हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, जो कि वो भी संदिग्ध के घेरे में वो हेलीकॉप्टर क्रैश किस तरीके से हुआ, उसके उनके जो फ्यूनरल पे ये इस्माइल हनिया जब गए थे, जिस गेस्ट हाउस में रुके थे, तो वहां पे इसराइल के जो एजेंसीज हैं, उनके द्वारा वहां पे बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश करी थी, मगर क्योंकि वहां पे भीड़ भड़का ज्यादा था, तो वो शायद उनको अपना आइडिया ड्रॉप करना पड़ गया कहीं, कि कहीं पे वो देखे ना जाए, कहीं पकड़े ना जाए। तो उन्होंने उस प्लान को ड्रॉप करके वो कंट्री छोड़ के चले गए थे। ईरान को इस बारे में पता चल गया था कि वो इस्राइल हनिया के पीछे लगे हैं। उन्होंने मतलब दुनिया को दिखाने के लिए ईरान ने थोड़ा शोर भी मचाया, और उन्होंने थोड़ी सी इसराइल के साथ टेंशन भी बढ़ाई कि अगर तुम हमारे देश में ऐसा करोगे तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मगर अंदर ही अंदर इसराइल को उन्होंने इस्माइल हनिया की पूरी लोकेशन प्रोवाइड कर दी। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद उनके गेस्ट हाउस में 2 महीने पहले ही जाके उन्होंने वो बॉम्ब एक्सप्लोसिव प्लांट कर दिए थे। अगर 2 महीने पहले बॉम्ब एक्सप्लोसिव प्लांट कर दिए थे, तो ईरान के जो खुफिया एजेंसी है, क्या उनको इस बारे में पता नहीं रहा होगा? उनको जब एक ही चीज की खबर है, तो उन्होंने उन्होंने दैट मीन्स उनका पूरा साथ दिया इस चीज को करने के लिए, और सिर्फ मौका वेट कर रहे थे कि इस्माइल हनिया इस देश में फिर से कब आते हैं और उस गेस्ट हाउस में उनको कब रुकते हैं। क्योंकि जो सा गेस्ट हाउस ईरान बताएगा वहीं पे तो रुकना पड़ेगा, और तो किसी जगह पे रुक नहीं सकते, वो प्रोटोकॉल का ही हिस्सा होता है। तो इस्माइल हनिया को उसी गेस्ट हाउस में रुकाया गया, और उसी कमरे में रुकाया गया जहाँ जिसके अंदर ये बॉम्ब प्लांट ऑलरेडी पहले से हो रखा था। और जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इस्माइल हनिया मारे गए, अब ईरान इसराइल पे ब्लेम कर रहा है कि उसने मिसाइल से उड़ा दिया, उसने ऐसे उड़ा दिया, ऐसे उड़ा दिया, ताकि वो असली खबर तक कोई पहुंच ही ना पाए। सर, आपको नहीं लगता कि जो काम इसराइल ने ब्यूटीफुली किया है, फिर उसको पता था कि ये सारे सुन्नी हैं, सुन्नी नहीं है, शिया हैं। वो सुन्नियों से जो नफरत करते हैं, नफरत इसलिए है क्योंकि जो शिया कम्युनिटी है वो बोलती है कि दोबारा से जो इनका खलीफा है दोबारा से जन्म लेगा। सुन्नी बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी कि जो ज्यूज का मानना है कि जो जीसस दोबारा से जन्म लेंगे, शिया भी वही काम करते हैं। सुन्नियों को ये चीज पसंद नहीं आती। इजराइल ने अपने धर्म की जो आस्था है और शिया के अंदर जो आस्था है, दोनों में सिमिलैरिटीज को यूज कर कर, आपको नहीं लगता उसने एक ब्यूटीफुल गेम खेल दिया और मारा भी वहां पर जहां पर ये हनिया सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मौत यहां पर हो सकती है। वहां जाकर घर में एक तरह से घुस के मारा है। ये जो सारी हरकत है, इससे नहीं लगता कि आपको जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इसे भी जातियों में बांटकर इन्हें यूज किया जाना कितना आसान है? क्या भारत में ये काम नहीं होना चाहिए? अगर राहुल गांधी हमें जातियों में बांटकर हमें यूज करने की कोशिश करता है, 72 किस्म के कॉकरोच हैं ये, और 72 के 72 पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलते एक्सेप्ट भारत। भारत में 72 के 72 कॉकरोचों की आपको वैरायटी मिलती है। क्या हमें इन्हें वैसे ही अब जातियों में बांटकर क्या यूज नहीं करना चाहिए, जिस तरह से आज इसराइल ने इनको यूज किया है, ईरान को, और अपना काम भी कर लिया? सुमित जी, मैं इसमें आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा। देखिए, हिंदुस्तान में आपकी बात ठीक है कि 72 जातियां हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर, और सारी जातियां एक दूसरे को शायद पसंद भी नहीं करती हैं।
और नहीं करती। मगर जो मुस्लिम समुदाय का जो टॉप लीडरशिप है कंट्री के अंदर, जो जो कि उनकी मस्जिदों के थ्रू, इमामों के थ्रू कंट्रोल होती है, वो बेसिकली आपकी सुन्नी समुदाय को बिलोंग करते हैं। तो और वो बेसिकली बाकी की जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो उनके साथ में है या नहीं है, उन पे पूरा पूरा इन्फ्लुएंस रखने की कोशिश करते हैं, पूरा दबाव डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि इनके अंदर फॉल्ट लाइन्स नहीं, इनके अंदर बहुत ज्यादा फॉल्ट लाइन्स है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि जो इनके अंदर पशमांजा समाज है, जो कि सबसे निचले दर्जे पे काम करता है, सबसे छोटे मोटे काम करने की कोशिश करता है, वो उनको उनको किसी भी तरीके से इस मुस्लिम संगठनों के द्वारा, इन मस्जिदों के द्वारा, इमामों के द्वारा किसी भी तरीके से किसी कोई पहचान नहीं दे रखी है। मतलब वो अपने आप में इनको मानते भी नहीं, अब तक अपने साथ में इनको शामिल भी नहीं करते हैं वो लोग। पचमांजा समाज ने मोदी जी से साफ कहा था कि अगर आप हमें सपोर्ट दें तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स वो अपना वोट बैंक का पूरा पूरा बेस इनके साथ लाने को तैयार थे। बट कहीं ना कहीं पे बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो उसमें आड़े आ गई। उन्होंने उनको अपने साथ में नहीं आने दिया, उनको उनको अलग से ट्रीट नहीं करने की कोशिश करी उन लोगों ने। तो ये बहुत अच्छा मौका था आपकी बार 2024 के इलेक्शन में, अगर पचमांजा समाज को वो सपोर्ट दे देते तो शायद वो पूरा पूरा इनके साथ आने को तैयार था। उनकी बहुत छोटी छोटी डिमांड थी कि अगर हमारे वो जो घर वर जो बनते हैं, या जो भी तरीके से जो उनको फायदा मिलता है बैंक अकाउंट्स में, या उनके वो थोड़ा सा लोन्स भी ज्यादा चाह रहे थे कि भैया हमें हमारे आगे समाज के लोगों को लोन दे दिया जाए तो हम थोड़ा बहुत कारोबार भी अपना कर लेंगे। छोटे मोटे जॉब, सारे छोटे मोटे जॉब वही लोग कर रहे हैं। तो वो अच्छा जो सामान जो बना रहे हैं उनकी थोड़ी वो मार्केट डेवलप करने की बात कर रहे थे। तो वो जो फॉल्ट लाइन थी बहुत आसान थी मोदी जी के लिए इस्तेमाल करना या बीजेपी के लिए इस्तेमाल करना, मगर शायद उन्होंने किसी न किसी वजह से अपनी आइडियोलॉजी की वजह से उस फॉल्ट लाइन को नहीं एक्सप्लॉइट करा। बट शायद अब समय आ गया है कि इंडिया के अंदर भी ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 72 समुदाय हैं इनके जो मुस्लिम समाज के, उनके जो आपस में फॉल्ट लाइन्स हैं, जैसे बोहरा मुस्लिम्स हैं, वो भी अपने ये जो मेन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है या सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी अपने अंदर नहीं मानती, मेंबर्स को भी अपने अंदर नहीं मानती है वो। तो फॉल्ट लाइन तो कई सारी है सुमीत जी, अगर उसका एक्सप्लॉइट करा जाए तो उनको भी अपने साथ लाया जा सकता है, और इनको आपस में इनके बीच में खलबली मचाई जा सकती है। जो पार्लियामेंट में जो जोर शोर से बोलते हैं राहुल गांधी जी की, मैं तो जी ये क्या कहते हैं जात पात का या जो जितने भी कम्युनिटीज हैं उनका 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 मैं क्या कहते हैं एक आंकलन तो करवा के ही रहूंगा, या मैं उनका एक रिजर्वेशन तो करवा के ही रहूंगा। तो उनको इनको ये बताना पड़ेगा रिजर्वेशन से अगर चाहिए तो सिर्फ आकर नहीं मिलेगा। तो ये सारी 72 जो जातियां हैं मुसलमानों में, उसमें से हम चुनेंगे कि एक आध जाति कौन सी है जिसको रिजर्वेशन चाहिए, तो उन्हीं को देंगे, बाकियों को नहीं देंगे हम। तो इस तरीके से जब सर, तक नहीं पेश आओगे, वो फॉल्ट लाइन नहीं एक्सप्लॉइट करोगे, तब तक ये काम हिंदुस्तान में भी नहीं हमारे सिरे नहीं चढ़ेगा, और यहाँ पे भी शांति नहीं आ पाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं मोदी जी, इजराइल आपको, हमास आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है कि किस तरह से इनका निपटारा किया जाना चाहिए। इन्हीं के बीच में से आपको कॉकरोच निकालने पड़ेंगे जो दूसरे कॉकरोचों को अंदर ही अंदर खत्म करते जाए। ये इसी तरह से इनका पेस्ट कंट्रोल होगा, वरना अगर आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं होगा। इन्हीं को आप वही काम कीजिए जो राहुल गांधी हमारे साथ कर रहा है। अब बड़ा ही आसान है, हमारे अगर 40-50 तरह की वैरायटीज हैं, इनके तो 72 हैं, क्योंकि सबने 72 हुरों के पास पहुंचना होता है, तो वैरायटी भी 72 बना दी। आपको सिर्फ 71 जो वैरायटीज हैं उनको सुन्नी वालों के अगेंस्ट खड़ा करना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ये अपने आप 1 साल में पेस्ट कंट्रोल पूरे भारत में हो जाएगा। इजराइल ने अगर हनिया को मार दिया है, इस्माइल हनिया को, कहां जाकर? ईरान में, उन्हीं के वहां पे सेफ हेवन में जाकर उनको मार के आया है। सेफ हेवन के अंदर जो शेर बैठे हुए थे उन्हीं को यूज करके आप भी ये काम देश में कर सकते हैं। शेर आपको बोला जाता है, बाकी तो सब गिदड़ी हैं जो अभी इकट्ठे हो गए हैं, आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, संजीव मिड्डा जी और सुमित जैन आपके साथ हैं, ये भी कम नहीं है किसी से, और आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। और ये जो पेस्ट कंट्रोल है, ये 1 साल में आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। चाइना ने भी यही काम किया था, इन्हें आपस में लड़ाकर आज इनकी पॉपुलेशन आधी से कम हो गई है। ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं। बाकियों का कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, वो चाइना कर भी रहा है, इजराइल भी कर रहा है, अब ईरान ने भी करना शुरू कर दिया। आप भी कॉपी एंड पेस्ट कीजिए और उसके बाद देखिए कि कैसे यहां पर काम जल्दी से पेस्ट कंट्रोल का होना शुरू होगा।
सर आपका क्लोजिंग कमेंट, वाइंड अप करते हैं इसको। सुमित जी, मेरे को 2-3 बातें बोलनी है। देखिए, ये जो काम हुआ है, जो इस्माइल हनिया को जो ईरान में जाके मारा गया है, इससे इससे इसका क्या रिजल्ट क्या है, एक्चुअल लास्ट रिजल्ट क्या है? इजराइल को या वेस्टर्न लॉबीज को फायदा क्या हुआ इस चीज में? एक कि एक दो समुदाय के लोग, एक समुदाय का एक मुस्लिम समुदाय का जो था, जो कि आपका सुन्नी कम्युनिटी को बिलोंग करता था, उसको जाके शिया कंट्री में उसको मारा गया। एक तो शिया सुन्नी के बीच में डिवाइड खड़ा कर दिया, इसमें कामयाब हुए। इसमें जो बेसिकली जो ये लोग चाइना की मध्यस्थता की वजह से जो ये लोग इकट्ठे हो गए थे, तो उसको वापस से उन्होंने वो डिवीजन करवा दिया, नंबर 1। नंबर 2, इजराइल ने इस्माइल हनिया को मारने में जो कामयाबी पाई, उससे ये हुआ कि जो गाजा में या जो हमास की तरफ से जो जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, उसकी जो टॉप लीडरशिप को उसको एलिमिनेट खत्म करने में वो कामयाब हो गए। तो 2 फायदे तो इनके हो गए। अच्छा, फिर से वेस्टर्न लॉबीज ने ये प्रूव करके दिखा दिया दुनिया में, देखो जी हम तो नंबर 1 है, हम ही टॉप पे रहेंगे। और चाइना को भी मैसेज दिया कि भैया अगर आप कुछ भी हमारे बनाए हुए सिस्टम्स के अंगेंस्ट जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होगा। तो अगली बार से कुछ भी करना तो उसके पीछे संभल के सोच के करना। अब मैं इसकी बात इंडिया में लेके आता हूँ, जो आपने बात करी थी कि हाँ, बहुत जरूरी है कि अगर ये वर्ल्ड लेवल पे ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जा सकती है, तो इंडिया के अंदर क्यों नहीं खेली जा सकती? इंडिया के अंदर भी आपके पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स है, उसका एक्सप्लॉइट कीजिए आप। और जितना जल्दी एक्सप्लॉइट करेंगे उतना ही फायदा होगा। कि अदरवाइज क्या होगा कि ये हमेशा एक ही फेस बना के आपके सामने पूरा मुस्लिम समुदाय आएगा। और अगर वो आज की डेट में ऑपोजिशन पार्टी जो है, वो हिंदू समाज के अंदर अगर बढ़ चढ़ के उसको आपस में बंटवारा कर जाति के नाम पे बंटवारा करने के मूड में है, तो आप मुस्लिम समुदाय के नाम में जाके उनको क्यों नहीं बंटवारा करते? ठीक है ना? तो टिट फॉर टैट, अगर उन्होंने एक फ्रंट खोला तो आप भी तो एक फ्रंट खोलिए अपने से, एक ही जगह 2 फ्रंट खोलिए, तो तभी तो जंग जीती जाएगी। जंग का सिस्टम ही होता है। उन्होंने सर एक फ्रंट खोला है, 72 खोली है, क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक है, इसी मैसेज के साथ मोदी जी, मुझे मालूम है आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, सुबह शाम आपको और कोई काम तो होता नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी बड़े-बड़े काम अभी तक किए नहीं है। आपको भी लगता है कि सुमित जैन बड़े फ्री क्लासेस दे रहा है, और भाई मेरी क्लासेस सुनने की बजाय आप इजराइल से सीखिए। वो ऑनलाइन फ्री क्लासेस आपको दे रहे हैं कि किस तरह से इनको पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है, और होपफुली आप एक ही साल में ये पूरा का पूरा काम कर भी देंगे। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।